नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं और इस एक वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो नीचे जो संख्या दिया गया है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए 140 किससे कटेगा? सबसे पहले तो सबसे छोटे अंक से देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा अंक हो गया 2, 2 से 140 कट जाता है 70 बार में। 70 किससे कटेगा? अब ये भी 2 से कटेगा। कितनी बार में? 35 बार में। 35 किससे कटेगा? 5 से। कितनी बार में? 7 बार में। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा आपके पास 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन कहलाएगा? ये 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। ये आपका जो है वो 140 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा कर लिख सकते हैं। जैसे 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 अकेला है तो ये हो गया 5 और 7 भी अकेला है तो गुना में 7। यहां तक आप इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो ये जो है आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 156। 156 किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से कटेगा। चेक करने आता है, अगर किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। 6 सम संख्या है ना, तो ये 2 से कट जाएगा। तो इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटने में कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। 78 भी 2 से कट जाएगा। और ये आपका कटेगा कितनी बार में? 39 बार में। 39 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। कितनी बार में? 13 बार में। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ गया? तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। 2 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 3 अकेला है तो गुना 3 और गुना 13। क्लियर है? तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 और गुना 13। नेक्स्ट है आपके पास 3825। 3825 किससे कटेगा? 3825 आपका कटता है 3 से। 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 3 7 21 और 3 5 15। ये किससे कटेगा? ये भी 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये किससे कटेगा? 5 से। 5 8 40 और 5 25। 85 किससे कटेगा? 5 से। 17 बार में। तो 3825 का आपका भाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना में 17। कितना कितना? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 2 बार है तो ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर और गुना में 17। ये आपका 3825 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट आपके पास 5005। 5005 ये किससे कटता है? तो ये कटता है आपका 5 से। 5 से कटेगा तो ये आ गया 1001। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाला बात है, 1001 जो है वो किससे किससे कटता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 1001 जो है बहुत कम संख्या से कटता है। तो 1001 जो होता है वो आपको कटता है 7 से, 11 से और 13 से। यही 3 संख्या जिससे आपका 1001 कटेगा। तो 1001 आपका कटेगा किससे? 7 से। तो 7 से यहां देंगे तो 7 एकम 7, 3 0 7 28 और 17 के 21, 143। 143 किससे कटेगा? 11 से। कितनी बार में? 13 बार में।
तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपके पास कौन कौन सा आ जाएगा? तो आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13। कौन कौन आएगा? 5 गुना 7 गुने 11 और गुने 13। ये चारों अभाज्य गुणनखंड जो है आपके वो अलग अलग है, इसलिए इसको पावर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही आपका इतना जो होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट 7429 7429 कितना है आपके पास? 7429। 7429 किससे कटेगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको सॉल्व करने टाइम लगेगा। 7429 जो है वो आपका कटेगा 17 से। 17 चौके 68, 17 51 और 17 7 19 से 437। 437 जो है वो कटता है 19 से। 19 दूनी 36 और 19 ती 57। यानी कहने मतलब है 7429 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगा 17 गुना 19 और गुना में 23। क्या आ जाएगा? 17 गुना 19 और गुना में 23। ये आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है HCF और LCM का। यानी क्या करना है हमको? इन दोनों संख्या का पहले तो HCF और LCM निकालना है और फिर चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है क्या HCF और LCM के बराबर है। तो चलिए पहले हम का HCF और LCM निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो मेरे पास नंबर क्या क्या है? मेरे पास एक नंबर है 26 और एक नंबर है 91। 26 का पहले निकालते हैं। तो 2 से कट जाएगा 13 बार तो नहीं कटेगा ये। 91 कट जाएगा 7 से 13 बार में। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा आ गया? 2 गुना 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा आ गया? 7 गुना 13। क्या क्या निकालना है हमको? एक निकालना है HCF और एक निकालना है LCM। अच्छा, HCF क्या होता है? तो HCF होता है कि जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा हो। तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल रहा है? 13 जो है इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 13। तो 13 जो होगा वो इसका HCF कहलाएगा। अच्छा, LCM क्या होता है? तो LCM जो मिलता है उसको लिखते हैं एक बार और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। यानी जैसे 13 मिल रहा है तो 13 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 13 को हम एक ही बार लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 मिल रहा है और 7 नहीं मिला तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। यानी एक बार 13, एक बार 2 और एक बार 7। कौन कौन आ जाएगा? एक बार 13, एक बार 2 और एक बार 7। 13 7 91 दूनी 18 2 यानी 182। कितना आ गया आपके पास? ये 182। अब जांच करना है हमको। जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो लघुत्तम सहपदक और महत्तम सहपदक बराबर है कि नहीं है। तो जांच कर लेते हैं हम लोग। यहां से यहां लिखेंगे हम लोग जांच। LCM क्या है जांच में? LCM बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो दो संख्या दी हुई है उसका हमको गुणा करना है। तो दो संख्या कौन कौन सा है? 26 और 91। 26 और 91 गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2366। ठीक है, 2366। और RHS क्या है? RHS है मेरे पास HCF गुना LCM, है ना। HCF कितना आया है? HCF आया आपके पास 13 और LCM आया 182। HCF कितना आया है? 13 आया है और LCM आया 182। इसको लिख लेते हैं HCF 13 और LCM 182। 13 दूनी 26 के
6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 10 13 कम 13 10 23, 2366। तो देखिए आरएचएस कितना आ गया 2366 और एलएचएस कितना आया था, एक सेकंड, यहाँ पे एलसीएम नहीं एलएचएस होगा, एलएचएस। तो आरएचएस आ गया 2366 और एलएचएस कितना आया था 2366, दोनों बराबर है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। किसके बराबर है, ये हो गया हमारे पास एलएचएस के बराबर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर, और ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 510 और 92, इसका एलसीएम निकालते हैं पहले, और एचसीएफ कौन कौन है 510, 510 किससे कटेगा पहले 2 से, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, 255 किससे कटेगा 3 से, 3 8 24 और 3 5 15, 85 किससे कटेगा 5 से, 17 बार में हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास 92, 92 किससे कटेगा, तो 2 से, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46 किससे कटेगा 2 से 23 बार में। तो अब देखते हैं 510 का मेरे पास अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। तो क्या क्या निकालना है आपको, एक निकालना है एलसीएम और एक निकालना है एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं, आसान है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्या में मैच कर रहा है। तो इस 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मैच कर रहा है, तो ये आपका 2 जो है वो अभाज्य गुणनखंड में इन दोनों के मैच कर रहा है। कौन सा 2, तो 2 जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ कहलाएगा, ये 2 जो है। ठीक है, अब एलसीएम क्या कहलाएगा, और कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। तो एलसीएम में जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी एक बार लिख लेंगे, यानी 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, और इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 23,460। कितना आएगा 23,460, यानी एलसीएम आपके पास आ गया 23,460 और एचसीएफ आ गया 2। अब चलिए जांच करते हैं, जो क्वेश्चन में जांच करना है आपको। तो जांच करने के लिए यहां जांच शुरू करते हैं। जांच में एलएचएस क्या कह रहा है आपके पास, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या आपके पास है 510 और 92। ठीक है, कितना है 510 और 92, 510 और 92 को गुना करेंगे हम लोग तो ये हमारा आ रहा है 46,920। ठीक है, आरएचएस कितना है, आरएचएस है आपके पास एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ है आपके पास, सॉरी हाँ एचसीएफ है 2 और एलसीएम है आपके पास 23,460। एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। इसको गुना करेंगे तो ये आपके पास आएगा 46,920। तो हमारा आरएचए जो है वो आ गया 46,920 और एलएचए जो है वो भी 46,920, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जांच जो है वो सही है, ये बराबर है हमारे सॉरी एलएचएस के ना, ये बराबर है एलएचएस के और ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है
उसमें नंबर दिया हुआ है 336 और 54। कितना? 336 और 54। तो पहले हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये आपके पास 336 किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से। 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16। ये भी कटेगा 2 से। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ये फिर कटेगा 2 से। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ये फिर कटेगा 2 से 21 बार में। 21 कटेगा 3 से 7 बार में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हम किस बार 54 का करते हैं भाज्य गुणनखंड। इसका 54 का 54 किससे कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। 27 किससे कटेगा? 3 से 9 बार में। और 9 किससे कटेगा? 3 से 3 बार में। तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आ रहा है? तो 336 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुने 7। यानी 2 आपका आ रहा है 4 बार। 1 2 3 4 गुना 3 और गुना 7। और 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। क्या क्या आ रहा है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आ रहा है तक? आ रहा है। इसके बाद क्या करना है? अब क्या निकाला आपका? HCF और LCM। तो यहां से हम पहले HCF निकालते हैं और उसके बाद हम निकालते हैं LCM को। HCF क्या होता है? जो दोनों में मैच कर रहा है। दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है? एक 2 मैच कर रहा है और एक 3 मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? एक में 2 और एक 3। कितना आ गया? 6। एक यहां आपके पास 2 मैच कर रहा है और एक 3 मैच कर रहा है। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम में जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखते हैं। 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे एक मैच कर रहा है, तो इसको 2 बार ना लिखे क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। यानी 1 2 ये और 1 3 ये। 1 2 आ गया, 1 3 आ गया। बाकी जो नहीं मैच कर रहा है उस सबको लिख देंगे हम। यानी 2 गुना 2 गुना 2 क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2। यहां तक हो गया। अब ये 7 गुना 3 गुना 3, तो गुने 3 गुने 3 गुने 7। इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 3024। कितना आएगा? 3024 आपका ये गुना करने पे सारा आ जाएगा। चलिए अब जांच करते हैं। जांच में एलएचएस में आपके पास है क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। और 2 संख्या आपके पास है 336 और 54। 336 और 54 गुना करेंगे तो ये आपके पास आएगा 18144। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 18144। अब किसको सॉल्व करेंगे? अब सॉल्व करेंगे हम आरएचएस को। आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस में मेरे पास है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम है हमारे पास 3024 और एचसीएफ है 6। इसको भी गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 18144। अब हमारा आरएचए जो है वो है 18144 और एलएचए जो है वो भी 18144। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हैं। तो आरएचए जो है वो बराबर हो गया किसके? एलएचएस के। और ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया? ये हमारा सिद्ध हो गया क्योंकि एलएचएस जो था वो आरएचएस के बराबर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड से हमको क्या करना है? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए
पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 12 किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। उसके बाद है 15। 15 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 15 सबसे पहले कटेगा 3 से 5 बार में। उसके बाद है 21। 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 21 सबसे पहले कटेगा 3 से 7 बार में। सारे गुणनखंड को लिख लेते हैं। 12 का गुणनखंड कितना है मेरे पास? 12 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का कितना आ गया? 15 का आ गया है 3 गुना 5। क्या है? 3 गुना 5। और 21 का कितना आ गया? 21 का आया है 3 गुने 7। 21 का आ गया है 3 गुने 7। तो इस सबको निकालना क्या क्या है? निकालना है आपके पास HCF और LCM। HCF और LCM। HCF क्या होता है? जो दोनों में मैच कर रहा है। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है? 3 मैच कर रहा है। दोनों 3 मैच कर रहा है, कर रहा है। अगर हम देखें तो ये दोनों में 3 जो है वो मैच कर रहा है। तो HCF कितना आ जाएगा? 3। LCM में क्या होगा? जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, यानी 3 को हम लोग एक बार लिखेंगे, और बाकी जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुने 5 गुने 7। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 7 42, और ये गुना करने पे आपके पास आ जाएगा 420। तो इस क्वेश्चन का आपका HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। नेक्स्ट 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अच्छा, 17 जो है ये किसी संख्या से नहीं कटता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 17 का गुणनखंड आ जाएगा 1 गुना में 17। 23 भी किसी से नहीं कटता है, तो 23 हो जाएगा 1 गुना में 23। 29 भी किसी से नहीं कटता है, तो ये भी हो जाएगा 1 गुना में 29। अब निकालते हैं हम HCF और LCM। HCF जो दोनों में मैच होता है, तो दोनों मैच हो रहा है कितना? 1। कौन दोनों मैच कर रहा है? 1 मैच हो रहा है, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। LCM में क्या होता है? सारे नंबर को लिख देते हैं। तो 1 है, यहाँ पे 1 मैच हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1। बाकी जो नहीं मैच होता है, जैसे 17, 23 और 29, इन सबको भी लिख लेते हैं। तो गुना में 17 गुना 23 और गुना में 29। 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,339। कितना रहा है? 11,339। तो सेकेंड क्वेश्चन 17 गुना 17, 23 और 29, इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 1 और इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8, 9 और 25। तो चलिए एक एक करके इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले सबसे पहले 8 का। 8 किससे किससे कटेगा? तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, 4 कटेगा 2 से 2 बार में। उसके बाद है 9। 9 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 9 कटेगा 3 से 3 बार में। उसके बाद है 25। 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 25 कटेगा आपका 5 से 5 बार में। इन सब का गुणनखंड लिख लेते हैं। 8 का गुणनखंड कितना कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 9 का कितना आ जाएगा? 3 गुना 3, 3 गुना 3। और 25 का कितना आ जाएगा? 25 का आ जाएगा आपके पास 5 गुने 5। कितना आ जाएगा? 5 गुने 5। तो निकालना क्या क्या है? एक निकालना है HCF और दूसरा निकालना है LCM। HCF जो दोनों में मैच करे, तो दोनों कुछ मैच कर रहा है।
कुछ मैच नहीं कर रहा है। जब कुछ मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि एक मैच करेगा। यहाँ पे हम गुना एक लिख सकते हैं, यहाँ भी गुना एक लिख सकते हैं, यहाँ भी गुना एक लिख सकते हैं। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पे गुना एक और गुना एक। तो यानी कि अब क्या मैच कर रहा है हमारे पास, एक मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका HCF हो जाएगा एक। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जब कुछ मैच नहीं कर रहा है तो ये 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5, यानी कि हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। 25 8 है 200 गुने 9, यानी कि 1800 इसका आंसर आएगा। तो इस थर्ड क्वेश्चन का 8, 9 और 25 का HCF आ जाएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा 1800। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम निकालना है 306,657 का निकालना है हमको। ठीक है, तो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया है, तो उसमें एक फॉर्मूला था। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन के वीडियो में क्या है, तो सारा फॉर्मूला एक ही जगह है। तो उसमें एक फॉर्मूला था आपके पास, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि हमको HCF दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पहला चैप्टर में HCF और एलसीएम से रिलेटेड यही आपके पास एक फॉर्मूला है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपके पास 306, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 657, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है HCF बराबर 9, HCF बराबर 9। निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, निकालना है। तो चूंकि यहां लिखेंगे हम कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, पहली संख्या है कितना मेरे पास 306 गुने दूसरी संख्या है 657 बराबर महत्तम समापवर्तक 9 और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर लघुत्तम समापवर्तक हम यही छोड़ दें तो लघुत्तम समापवर्तक के साथ ही 9 जो है गुना में है, और 9 जो इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। एलसीएम को हम यहीं पे छोड़ दें, ठीक है, तो एलसीएम साथ 9 किस में, गुना में, और 9 जब इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां से हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर 306 गुने 657 बटा में 9, 9 से कट जाएगा, 9 7 63 और 9 तिया 27, यानी कि 306 गुना में 73, और 306 को 73 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 22,338। कितना आएगा, 22,338। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका आएगा 22,338। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, बोल रहे हमको चेक करना है कि अगर 6 की पावर n हम करें, ठीक है, तो ये कभी जाकर के 0 पर समाप्त होगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या आ जाए और लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो चेक करना है। जैसे 6 की पावर 1 करें तो 6 क्या 0 है, अंत में नहीं है। 6 की पावर 2 चेक करें तो 36, 0 है, नहीं है। 6 की पावर 3 216 है, नहीं है। 6 की पावर 4 ये आपका आ जाए कितना, 6 से गुणा करें इसमें तो 6 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6 1 9, यानी कि 1296। क्या अंत में 0 है, नहीं है। तो यानी कि हम इसको अगर सॉल्व करते जाए तो क्या कभी 6 की पावर n पे ऐसा भी कोई नंबर आएगा कि वो 0 होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसको शॉर्ट में समझते हैं।
जीरो आने के लिए किसी भी संख्या को आपके पास 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। किसका गुणज होना चाहिए? 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या के अंत में जीरो आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो बात कर ले कि 5 गुना 7 गुना 2, 7 5 35 दूनी 70। ठीक है, इसके अंदर जीरो आ गया, आ गया। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड में कोई भी नंबर हो, हमारे अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 और 2 आता है तभी उस संख्या के अंत में जीरो आ पाएगा। अगर नहीं आता है तो संख्या के अंत में जीरो नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए हम अब लिखते हैं कि हमें लिखना कैसे है, ये तो हम क्वेश्चन को समझ गए। तो 6 की पावर n बराबर 6 का गुणनखंड कौन होगा? 2 और 3, तो 2 गुने 3 के पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। तो हम देख रहे हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, क्या 5 है इसमें? नहीं है, तो ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि 6 की पावर n 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, और यही आपका जो होगा वो आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणज हो। ठीक है, अगर आपने ये भाज्य संख्या नहीं समझ में आता है तो आप जाकर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, उसमें सारी संख्याओं को मैंने डिटेल से समझाया है, और इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला यूज होंगे उन सारे फॉर्मूलाज को बताया है। ठीक है, तो आप जाकर के उसको जरूर देखिए, वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणज हो। जैसे हम 4 का बात करें तो 4 जो है 1 2 और 4 3 संख्या कटेगा, तो ये हमारा भाज्य है। अगर हम बात कर ले 3 का, 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से, तो ये हमारा भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बात कर ले 10 का, 10 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, किससे किससे कटेगा? 1 2 5 और 10 से। ठीक है, तो ये क्या है? 4 संख्या से कट रहा है, तो ये 10 भी जो होगा हमारा भाज्य कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमको इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए भाज्य है कि नहीं, इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा आना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा आ जाता है तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इन दोनों संख्या को हम कुछ नाम मान लेते हैं। इस वाली संख्या को हम मान लेते हैं A और इस वाली संख्या को मान लेते हैं B। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? माना कि A बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अगर यहां से हम 13 कॉमन निकाल लें तो 13 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 7 गुने 11, और यहां से 13 कॉमन निकल जाए तो यहां बचेगा केवल 1। क्या क्या बचेगा?
7 गुने 11 और प्लस 1, ये हो गया 13, 11 7 77 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 13 गुना में 78। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना में 2 गुना में 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 2 गुना में 39। तो आप देख रहे हैं कि इस संख्या के पास अभी 13 गुने 2 गुने 39 यानी कि 3 गुणनखंड है। और गुणनखंड हो सकता है अभी, और अभी हम आगे करेंगे तो और निकलेगा, लेकिन हमको चेक क्या करना है, 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो 2 से ज्यादा ऑलरेडी आ चुका है, यानी 13 गुने 2 गुने 39। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और दूसरी को मान लेते हैं हम, और b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ से हम 5 कॉमन निकालें तो यहाँ बच रहा है 7 गुने 6 गुने 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस 5 में से 1 निकल गया तो 5 निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया आपके पास। अब ये है हमारे पास, कितना बच गया था, ये है 5। अगर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1008 और प्लस में 1, ये आ गया पास 5 गुने 1009। ठीक है, लेकिन अब कहेंगे इसमें 2 ही गुणनखंड है, 5 गुने 1009, लेकिन हम यहाँ पे एक और गुणनखंड निकाल सकते हैं, 1 गुना 5 गुना 1009। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास भी 2 से ज्यादा यानी कि 3 गुणनखंड है। कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि दोनों संख्याओं a और b के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य हैं। क्या है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य हैं। ये आपका जो था वो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या सिद्ध कर लिए कि दोनों संख्याएं जो है वो आपकी भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। कोई एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद वो फिर से एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ये हमको निकालना है। जैसे ये हमारा एक वृत्ताकार पाथ है, हम मान लेते हैं कि दोनों जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बिंदु है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन, तो एक आपके पास चलती है सोनिया और एक चलता है रवि। सोनिया को आपको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब है कि सोनिया जो है इस पाथ पर ऐसे घूमते घूमते आपके पास पुनः से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी 18 मिनट में, और रवि जो है इस पाथ को घूमते घूमते आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा 12 मिनट में। तो बोल है कि अगर घूमते रहे तो कितने समय बाद वो एक साथ पुनः यहाँ पे आकर के मिल जाएंगे। क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग घूमेगा, तो कितने समय के बाद वो दोनों एक जगह आकर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझे मैनुअली। तो ये आपके पास सोनिया है और ये आपके पास
रवि है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, ये आपके पास है यहाँ पे सोनिया, ये आपके पास है रवि। ठीक है, सोनिया जो है पहला चक्कर लगाती है आपका 18 मिनट में और रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट में। तो सोनिया को दूसरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा, और 18 मिनट, यानी इसको टोटल समय कितना लग गया 36 मिनट। लेकिन रवि को लगाने में कितना समय लगेगा 12 मिनट, तो ये टोटल समय यहाँ कितना लग गया 24 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, तो दूसरा चक्कर में 18 मिनट में लगाएगी सोनिया, तो 36 हो गया टोटल, और रवि का कितना हो गया 24। अब देखते हैं तीसरा चक्कर में, तीसरा चक्कर में 12 मिनट और लेगी सोनिया, यानी कि ये कितना हो गया 54 मिनट, और रवि जो है वो आपके पास लेगा कितना 12 मिनट और लेगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना 36 मिनट। कितना हो गया 36 मिनट हो गया। अब आप यहां देख सकते हैं कि सोनिया द्वारा दूसरा चक्कर लगाने में टोटल समय लगा है 36 मिनट का, और रवि द्वारा तीसरा चक्कर लगाने में टोटल समय लगा है 36 मिनट का। यानी कहने का मतलब है कि वो दोनों जो है वो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। वो अलग बात है कि 36 मिनट होते होते सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी, जबकि रवि आपका 3 चक्कर लगा लेगा। क्लियर है, तो कितने समय बाद मिल जाएगी 36 मिनट के बाद। ये तो हम निकाल चुके, लेकिन मैनुअली निकालना है, तो मैनुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमको या तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा या एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप याद कर लीजिए, जब आपको दिए गए समय से छोटा समय या छोटा मान निकालना हो तो एचसीएफ निकालिए, और दिए गए मान से आपको बड़ा मान निकालना हो तो क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा दिया गया समय जो था वो 18 था और 12 था, लेकिन जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा आएगा 36 आएगा, तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, तो वो लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ किसका 18 और 12 का। ठीक है, 18 12 कहां पर एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36। पीछे मैंने इस चैप्टर केवल एलसीएम और एचसीएफ ही समझाया है, आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके चेक कर सकते हैं 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से, भाग विधि से, यहां से भाग विधि में निकाल के दिखा ही देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे अगर मैं 18 और 12 का एलसीएम निकालना चाहूं, 18 और 12 ये किससे कटेगा 2 से, 2 9 18 2 6 12। अब किससे कटेगा ये 3 से, 3 के 9 3 2 6। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 2। कितना देगा ये 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36। कितना गया ये 36। तो टोटल हमारा समय लग जाएगा 36 मिनट का। क्लियर है, होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ये आज आपका वीडियो जो था वो चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का था, और ये वीडियो आज आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।